अच्छा बच्चों, आज हम पब्लिक फाइनेंस पहले पढ़ चुके हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और रहते थे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जिस तरह हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। तो जो रह गए थे, क्योंकि कंबाइन थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के और मॉनेटरी के, पहले ये एक ही सब्जेक्ट होता था। बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज ने अलग किया इससे। इसी तरीके से जब हमने हबीबुल्लाह वसीर की बुक पढ़ी, तो उसमें पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हमने पढ़ा, क्योंकि मॉनेटरी एंड पब्लिक फाइनेंस ये एक ही सब्जेक्ट कंसिडर होता है। असल में हमने इसमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होता है। तो जो हबीबुल्लाह वसीर की बुक का पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है, वो तकरीबन 50% पब्लिक फाइनेंस का जो सिलेबस है उसको कवर कर लेता है। उसमें सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज अ पब्लिक फाइनेंस, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट की टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, तो उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है या पब्लिक के, उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ठीक हो गया। और प्राइवेट में क्या होता है, हम इंडिविजुअल को देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल का रेवेन्यू और इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर, इट्स कॉल्ड प्राइवेट फाइनेंस, हम उसे कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसमें बजट्स के सेगमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स एंड डेवलपमेंट बजट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट। ठीक है। तो जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है ना, उसमें भी वो मैंने जब बजट को डिस्कस किया तो उधर भी मैंने आपको बताया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने एक जो हबीबुल्लाह वसीर की बुक का मैंने आपको पढ़ाया पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर, वो लाजमी करना है। और जो करंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान का जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया, तो उसमें आधा लेक्चर पब्लिक फाइनेंस का ही है। यानी कि जो 2025 14 25 26 का जो बजट है, वो मैंने उसमें कंप्लीट 3 स्लाइड्स के अंदर वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अगर वो आप कर लेते हैं तो पब्लिक फाइनेंस आपकी काफी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने आज हमने पढ़नी है पब्लिक फाइनेंस में जो उधर रह गया था हमारा, थ्योरीज ऑफ गुड। थ्योरीज ऑफ गुड्स। ठीक हो गया। बेसिकली हमने ना दो थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। एक होती है पब्लिक गुड्स एंड एक होती है प्राइवेट गुड। ठीक हो गया। पब्लिक गुड्स क्या होती है, दूसरे लफ्जों में इसे हम गवर्नमेंट गुड्स कहते हैं। इसमें बेसिक दो प्रॉपर्टीज होती है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, नॉन रिवाइवलरी होती है। यानी कि आप इसको यूज करने से किसी शख्स को रोक नहीं सकते, और किसी के शख्स के इस्तेमाल करने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। ठीक हो गया। तो इस वजह से इसको हम नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवाइवलरी कह रहे होते हैं। और जो प्राइवेट गुड होती है, ये एक ऐसी गुड होती है जो हमारी पर्सनल होती है। ये एक्सक्लूडेबल भी होती है, रिवाइवलरी भी होती है। यानी कि आप किसी को मना भी करते हैं, इसको एक्सक्लूड भी करते हैं इसको यूज करने से। और ये रिवाइवलरी भी होता है, अगर कोई और यूज करेगा तो आप नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया। तो ये तो इसकी बेसिक है। यानी कि पब्लिक गुड्स आर ए गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंडिविजुअल पे और पे नॉट। यानी कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स को। ठीक हो गया। अब वो ये नहीं देखती प्रोवाइड करते हुए कि इस बंदे ने टैक्स दिया है या नहीं दिया। जैसे कि पब्लिक पार्क है, आप भी यूज कर सकती है, मैं भी यूज कर सकता हूँ। रोड्स हैं, डिफेंस है। डिफेंस जब प्रोवाइड होता है तो एक इंडिविजुअल को तो नहीं होता, वो पूरे कंट्री को प्रोवाइड होता है। जो पाक आर्मी प्रोवाइड करती है कि बाहर से कोई हमला अवर ना हो, तो वो तो जिसने टैक्स दिया है उसको भी मिल रहा है डिफेंस, जिसने नहीं दिया उसको भी। प्राइवेट में क्या होता है कि इट मस्ट बी परचेज और या कंज्यूम बाय स्पेसिफिक पर्सन और या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ए पर्सन। यानी कि प्राइवेट गुड्स क्या होता है, जिन लोगों ने परचेज की होती हैं वही यूज करते हैं, या वो ग्रुप यूज कर सकता है। एंड प्रिवेंट टू अदर, और ये इधर दूसरों को रोका जाता है। जिस तरह मेरा घर है, अब इसमें मेरे घर वाले ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सोते हैं, हम रहते हैं, खाते पीते हैं, और हम दूसरों को दाखिल होने से यहाँ रोकते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल है, ये एक्सक्लूडेबल भी है और रिवाइवलरी भी है। अगर कोई और इस्तेमाल कर लेगा तो फिर हम नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो ये तो इसकी है बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं इसके अंदर, और कुछ और गुड्स भी होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक मिनट मैसेज देख लो, आपने मैसेज किया हुआ है। अच्छा ये पहले मैसेज ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखने लगा हूं, वो अब हम देखेंगे। एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सक्लूडेबिलिटी, रिवाइवलरी, इसके अलावा इंडिविजिबिलिटी, फ्री राइडर प्रॉब्लम, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और मार्केट फेलियर। अब ये ना हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं पब्लिक गुड्स, और यहां पर मैं ये प्राइवेट गुड्स। एक्सक्लूडेबिलिटी, पब्लिक होती है नॉन एक्सक्लूडेबल, इसमें से आप, और ये नॉन रिवाइवल भी होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल जिस तरह के जो स्ट्रीट लाइट है गली में जली हुई है, वो पब्लिक गुड्स है, ठीक हो गया। अब आप यूज कर रहे हैं, पीछे चलता हुआ एक बंदा आ रहा है, वो भी यूज कर रहा है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक गुड्स है। नॉन रिवाइवलरी, वो यूज कर रहा है, आप भी यूज कर रहे हैं, आपकी लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको जितनी पहले प्रोवाइड हो रही थी अभी उतनी प्रोवाइड हो रही है, तो उसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यही बल्ब हम घर में लगा लेते हैं, घर में अपने रूम में लगाया हुआ है, ठीक है, हम अपना रूम यूज कर रहे हैं। अब हम उधर आने से बाहर वालों को रोक भी सकते हैं, और अगर वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर वो आ जाता है मेरे रूम में, मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए लगाया हुआ, मैं उधर स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक रिवाइवलरी आ गया उधर, और मुझे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जो प्राइवेट गुड्स होगी वो एक्सक्लूडेबल भी होगी, क्या आपने किसी शख्स को आने से रोक भी सकते हैं, अगर आ रहा है तो आपकी रिवाइवलरी भी आ गई, और आपकी प्राइवेसी भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इंडिविजिबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी का मतलब तकसीम करना, पब्लिक गुड्स को आप तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह आप पार्क में जाते हैं, वहां जाकर आप कहें कि जी ये एक स्पेसिफिक एरिया मेरे नाम कर दे, ऐसा नहीं है, सभी यूज करेंगे, ठीक हो गया। प्राइवेट में हो सकता है कि आप जाएं किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक स्पेसिफिक जगह परचेज कर लें, और फिर लोगों को वहां से क्या करें, एक्सक्लूड भी कर लें और रिवाइवल भी कर लें। तो जो पब्लिक गुड्स है वो इंडिविजिबल होती है, ठीक हो गया। या डिफेंस, जिस तरह हमें जो हमारी आर्मी है वो डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सबको ही प्रोवाइड कर रही है। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे आप ज्यादा प्रोवाइड करें, तो सबके लिए वो इक्वल होगा, ठीक हो गया, तो इंडिविजिबल नहीं होगा वो। और इसी तरीके से जिस तरह पुलिस है हमारे जानो माल की हिफाजत करती है, तो वो पूरे सिटी के लिए इक्वली होती है, ठीक हो गया। जो प्राइवेट गुड है वो डिविजिबल होती है, जैसे कि आप जाते हैं प्राइवेट कोई गुड़ खरीदने, बाजार जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि जी चीनी देने, अब चीनी का है 50 kg का वो कार्टन है, आप उसमें से 1 kg लेते हैं, तो वो डिविजिबल हो गई, ठीक हो गया। तो प्राइवेट गुड डिविजिबल होती हैं, और जो ये है पब्लिक गुड्स ये इंडिविजिबल होती हैं, ठीक हो गया। फ्री राइडर प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब होती है कि किसी चीज को विदाउट पे किए करने के बावजूद यूज करना। जिस तरह मैंने डिफेंस की मिसाल दी, अब डिफेंस तो पूरी मुल्क को मिल रहा है, जो पार्क है वो तो पूरा मुल्क यूज कर रहा है, जो गवर्नमेंट के रोड्स बने हुए हैं वो तो सब यूज कर रहे हैं, जिसने पे टैक्स किया के पे किया है या नहीं, ठीक हो गया। तो पब्लिक गुड्स के अंदर जो फ्री राइडर है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सबके लिए इक्वल होता है वो, जिसने पे किया है या नहीं किया, इसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। पब्लिक प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पे भी ना करें और चीज को एंजॉय करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होता, और यहां पर फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है।
पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जो पब्लिक गुड्स होती हैं उसकी सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। जिस तरह के गवर्नमेंट्स क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो जब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाती है तो उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, गवर्नमेंट ने मुझे एजुकेशन दी तो मैं एक अच्छा शहरी बन गया। और होगा क्या कि मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगा, जो गवर्नमेंट्स की डायरेक्शंस होंगी उनको मैं फॉलो करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी के घर के बाहर कूड़ा क्रिकेट ना फेंकूं, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखूं, तो मेरी वजह से सोसाइटी को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जो प्राइवेट गुड्स है इसमें भी किसी हद तक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। जिस तरह के मैं फर्ज करें शर्ट खरीदता हूँ कहीं से मार्केट से जाके अपने पहनने के लिए, तो मेरी शर्ट खरीदने से दुकानदार को तो फायदा है कि उसकी चले सेल बढ़ गई, फैक्ट्री वालों को फायदा हुआ कि उनकी प्रोडक्शन मिल गई, लोगों को रोजगार मिल गया, ठीक है। पर ज्यादा फायदा उसको मुझे ही है कि मेरी नीड थी, मुझे वो, उससे मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो पब्लिक गुड्स की होती है वो ज्यादा होती है, प्राइवेट गुड्स की किसी हद तक हो सकती है, पर उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। मार्केट फेलियर, अच्छा जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो गवर्नमेंट वो चीज प्रोड्यूस करती है जिसको लोग प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लाइक जिस तरह के दारुल अमान है जहां पर वो बेसहारा औरतें क्या करती हैं, रहती हैं, ठीक है। गरीबों के लिए एजुकेशन, ठीक है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, गरीबों के लिए इलाज, ठीक हो गया। तो नॉट एनजीओ को एक्सक्लूड करने के बाद, तो गवर्नमेंट वो काम कर रही होती है जहां पर प्रॉफिट नहीं होता ज्यादा। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो जाता वही है, वो सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को देखता है, यानी कि दो डिटर्मिनेंट होते हैं ना, कि कॉस्ट क्या है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, यानी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहां पर मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर का मतलब ये है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं होता, ठीक हो गया। और जो प्राइवेट है वो तो जो आप गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं वो तो सप्लाई और डिमांड प्राइसेस डिटरमाइन करती है। यहाँ पे एफिशिएंट मार्केट होती है और यहाँ पर इनएफिशिएंसी नजर आती है आपको पब्लिक गुड्स के अंदर, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम केसेस है पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अच्छा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जिस तरह इसमें पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन रिवाइवलरी की करेक्टरिस्टिक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें नॉन एक्सक्लूडेबल की तो करेक्टरिस्टिक होगी, रिवाइवलरी होंगे, नॉन रिवाइवलरी होंगे, नॉन एक्सक्लूडेबल होंगे, यानी कि एक करेक्टरिस्टिक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, तो उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आ जाती है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स या इनको हम कहते हैं टॉल गुड्स भी कहते हैं, TOLL, टॉल गुड्स। ये कौन सी गुड्स होती हैं, ये एक्सक्लूडेड होती हैं बट नॉट रिवाइवल। क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई बट नॉट रिवाइवल। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि वीआईपी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया है, सपोज दैट, गवर्नमेंट ने नहीं, रोड है सपोज, उस पर ट्रैफिक बहुत कम है, इसमें से दो या तीन गाड़ियां गुजरती हैं, हालांकि स्पेस क्या है गुजरने की, इधर से 100 गाड़ियां भी गुजर सकती हैं। क्यों, क्योंकि पर ये लोग स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं और किसी को इजाजत नहीं है, बाकियों को आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। बट अगर एक गाड़ी आ भी जाए तो जो पहले गाड़ी चल रही है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी चीजें जिसमें से आपने बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया हो, माइनस कर दिया हो, पर अगर वो लोग यूज कर भी लें चीज, तो आपका कोई रिवाइवलरी वो नहीं है, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसी यूज को क्या कहते हैं, क्लब गुड्स कहते हैं। जिस तरह हम नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें, नेटफ्लिक्स क्या है, वो स्पेसिफिक लोगों को टीवी की सब्सक्रिप्शन दी हुई है, स्पेसिफिक लोग कौन है, वो जो पे कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो नॉन नॉट पेड है वो एक्सक्लूड हो गए। हालांकि अगर ये नॉट पेड लोगों को भी उसकी एक्सेस दी जाए तो जो पहले से यूज कर रहे हैं उनको भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इट्स कॉल्ड क्लब गुड्स, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास या टॉल गुड्स होती हैं या इसको क्लब गुड्स भी कहते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक आ जाती है
कॉमन गुड्स या कॉमन पूल रिसोर्सेस, कॉमन गुड्स, कॉमन गुड्स दूसरे लफ्जों में इसे कॉमन पोल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनके अंदर होती है नॉन एक्सक्लूडेबल। इसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक पाई जाती है? नॉन, पर ये रिवाइवलरी होती है। लाइक ए फिशरीज, मछलियां पकड़ना। ये मेरे घर के बाहर से एक नहर गुजर रही है, पब्लिक एसेट्स है। अब सपोज डेट लाइसेंस फ्री पॉलिसी है कि सबको अलाउ है, वहां से कोई भी उसको यूटिलाइज कर सकता है। या औरतें देखते हैं, हम कपड़े धो रहे होते हैं, लोग बैठे हैं। अब आप किसी को मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि पब्लिक प्लेस है। पर ये क्या है? रिवाइवलरी तो है कि अगर आप यहाँ मछलियां पकड़ लेंगे ज्यादा तो दूसरे के लिए क्या बच जाएंगी? कम। पर जो पहले ज्यादा पकड़ रहे हैं आप उनको रोक नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन जो आपको नॉन एक्सक्लूडेबल हो, जिसमें आप निकाल नहीं सकते, बट उनके यूज करने से रिवाइवलरी आ रही है, तो इट्स कॉल्ड कॉमन गुड्स। उसके बाद आ जाती है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स के अंदर एक्सक्लूडेबल और रिवाइवलरी होती है। रिवाइवलरी भी होती है यूजुअली, आमतौर पर। मेरिट गुड्स में जो एजुकेशन मिल रही है, जहाँ पर स्पेसिफिक कोटा होता है, जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, वो मेरिट गुड्स होती हैं। उसमें क्या होगा कि अगर आप दूसरों को एक्सक्लूड करोगे तो फिर ही आ पाएंगे। ठीक हो गया? और हर बंदा आपका वहां पर क्या है? रिवाइवल रही है। ठीक है? तो या फिर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में या इलाज करवाने जाएं जहां पर स्पेसिफिक बेड्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया, तो वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अगर वो एक्सक्लूड होंगे जो पहले जो आपके कंपटीटर हैं, और वो आपके रिवाइवलरी भी हैं, तो इस तरह की अगर करेक्टरिस्टिक पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मेरिट गुड्स कहते हैं। डीमेरिट्स के अंदर भी क्या होता है? एक्सक्लूडेबल और रिवाइवलरी होती है। पर मेरिट गुड्स के अंदर वो चीजें हैं जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। नॉन मेरिट गुड्स के अंदर यही करेक्टरिस्टिक होंगी, बट वो क्या हो जाएंगी? बट वो क्या हो जाएंगी? जो इंजूरियस होती हैं हेल्थ के लिए, तंबाकू है, अल्कोहल है, इस तरह की चीजें हमारे पास नॉन इंजूरियस होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट एक रह गया है, क्योंकि यहाँ पर ये इससे नीचे नजर नहीं आएगा आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ये भी नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवाइवलरी होती हैं। और इसमें जिस तरह के डेवलप्ड नेशन को हम देखते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल हो जाए। अब जो डेवलपिंग नेशन है, हमारे जैसे नेशन, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो प्रॉब्लम भी वैसे उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं ज्यादा लगी हुई है। तो ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आया है, उन्होंने ही रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, और तो उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो वो रिसर्च भी कर रहे हैं। खैर, तो अगर वो माहौल को बेहतर कर लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। वो तो सबके लिए ही होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा, ग्लोबल है ये। तो वो हमें ना इसमें से नॉन एक्सक्लूड कर सकते हैं, ना ही हम, अगर हम यूज भी कर लें, हम तो पहले ही माहौल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो हम उनके रिवाइवलरी भी नहीं है। तो ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स भी के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती है, वो नॉन रिवाइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल वाली करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक हो गया? अब आ जाती है नेक्स्ट बात, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी शायद किया होगा, वही चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में थी। अप्रोचेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, अप्रोचेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो इनकी। तो थ्री मेथड्स नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं। इंडोमेंट बेस,
दूसरा है यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया, और थर्ड है ईजिलाइटेरियन, ईजिलाइटेरियन क्राइटेरिया। जो एंडोमेंट क्राइटेरिया है इसके मुताबिक वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेस्ड ऑन फैक्टर एंडोमेंट, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये पब्लिक जो गुड्स करनी है, यानी कि ये आपने करनी है फैक्टर एंडोमेंट की बेस पे। फैक्टर एंडोमेंट के पास क्या है, जिसके पास जितनी लैंड है, कैपिटल है, या उसके पास जो पर्सनल स्किल्स हैं, उसकी बेस के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए। इसको कहते हैं एंडोमेंट बेस। यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल्स की टोटल यूटिलिटी को क्या करे, या सोसाइटी की यूटिलिटी को क्या करे, मैक्सिमम करे। जो हमने 23rd चैप्टर पढ़ा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने बड़ी ये चीजें डिटेल के साथ देखी कि किस तरीके से हम इन चीजों को मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके बाद है यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया। यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया क्या कहता है, ए बिलीफ डेट ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि तमाम स्टूडेंट, जो तमाम जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के, उनको हम क्या करें, इक्वली ट्रीटेड करें। तो अगर इक्वली ट्रीटेड करें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मोर इक्वल होगी, और जो वेलफेयर होगी वो सोसाइटी की ज्यादा होगी। तो ये मेथड्स हैं जिस तरीके से हम पब्लिक गुड्स को या इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट आज जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ, लेफर कर्व इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये मेरे जहन में था कि मैंने बच्चों को बताना है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व टैक्स रेवेन्यू एंड जो टैक्स रेट है उसके दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ये कहता है कि अगर आप 0% टैक्स लगा रेट रखें ना, यानी टैक्स लगाए नहीं, तो रेवेन्यू क्या होगा, जीरो होगा इसके मुताबिक। अगर 100% टैक्स लगा दें फिर भी रेवेन्यू क्या होगा, जीरो। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना होता है, एक ऑप्टिमम पॉइंट को ढूंढना होता है जहां पर टैक्स हमारा क्या हो, जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो। इसने ये डायग्राम बनाई है, ये 0% टैक्स है और ये है 100% टैक्स, यानी कि ये टैक्स रेट है। और इस तरह की इसने ये डायग्राम बनाई है। वो कहता है कि आप यहां पर टैक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, यहां पर टैक्स रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। ये एक ऑप्टिमम टैक्स है। ये जो टैक्स रेट है ये फर्ज करें 20% है, लेट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में ना ऐसे भी बनाई हुई है, वो ये शो करता है कि जो 50% है ये ऑप्टिमम है, हालांकि 50% टैक्स ऑप्टिमम नहीं हो सकता। तो ये जो स्क्यूड डायग्राम है ना, ठीक हो गया, इसको उसमें कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डायग्राम, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये वाला जो टैक्स है, इससे पहले पहले जो हम टैक्स लगा रहे थे तो ये रेवेन्यू में इजाफा हो रहा था। इसके बाद अगर हम टैक्स ज्यादा करना शुरू कर दें तो लोगों की कॉस्ट बढ़ती है, लोग डिस्करेज होते हैं, उनकी आमदनियां कम होती हैं, तो ये टैक्स रेवेन्यू कम होता है। तो ये वाला रीजन, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टैरिफ, ऑप्टिमम टैक्स रेट। ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या होता है, ऐसा टैक्स रेट जो आपके टोटल टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमम कर दे। इससे बिलो अगर आप हैं यहाँ तो जरूरत है कि टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाए। जब आप टैक्स रेट इंक्रीज करते जाएंगे इस रीजन में टैक्स बढ़ता जाएगा, और इसके बाद ये क्या होना जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक्स थे ना वो आज आपके लिए ये मैंने प्रिपेयर किए थे। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये देख कर ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है जी
पेडागोजी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जो पब्लिक फाइनेंस मैंने आपको पहले करवाई है ना हबीबुल्लाह वसीर की बुक से, और साथ वो जो हमने किए हैं स्लाइड जो मैंने करवाई है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने ना पेडागोजी को भी थोड़ा देखते हैं। बल्कि ऐसे करते हैं, ये मीटिंग में एंड करता हूँ, मैं इसका भेजता हूँ, क्योंकि एक इसका लेक्चर अलग हो जाएगा पेडागोजी का, और साथ ये है कि इसको टाइटल भी अलग दे दिया जाएगा। ये मैं एंड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिंक भेजता हूँ आपको, क्योंकि एंड होने वाली है मीटिंग, तो ये एंड नहीं होगा। ठीक हो गया, अलग भेजता हूँ आपको।